नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज 1 जून 2022 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तारीखें तो रोज़ आती हैं, लेकिन आज हम 1 जून पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आज ही का दिन है जहां एशिया के सबसे बड़े शाही परिवार का कत्लेआम हो गया था। ऐसा कत्लेआम जो कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। और अगर उस घटना के बारे में सोचने लगते हैं तो हर कोई सहम जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो चंद मिनटों में ही सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कि इस अंत की पटकथा 300 साल पहले ही लिख दी गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल के राजघराने की, जिसे अपने ही खून ने सबका खून कर दिया। कहा जाता है कि 300 साल पहले नेपाल के गोरखा जिले के घने जंगलों में राजकुमार शिकार करने अपने दल बल के साथ गए थे। उसी दौरान उनके सामने एक वृद्ध महात्मा आए, जिनके चेहरे पर एक अलग तेज दिख रहा था। राजकुमार ने महात्मा का बड़े ही आदरपूर्वक सम्मान किया। तभी महात्मा ने उन्हें कहा कि मेरे लिए एक कटोरा खुद ही दही लेकर आओ। राजकुमार ये डिमांड सुनकर हैरान हो गए, लेकिन एक कटोरा दही एक राजकुमार के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। इसलिए वो तुरंत ही महल गए और दही लेकर आ गए। बेसब्री से इंतजार कर रहे संत के हाथ में जब वो दही का कटोरा थमाया गया तो बिना देर किए ही संत ने पूरा दही पी लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद हैरानी तो तब हुई जब संत ने उस दही को उसी कटोरे में अपने पेट से बाहर निकाल दिए। राजकुमार बड़े ही विस्मय होकर सब कुछ देखता रहा। जब संत ने उस कटोरे को राजकुमार के हाथों में दिया और कहा कि इसे पी जाओ, ये सुनकर राजकुमार गुस्से में आ गए और अनमने ढंग से उस कटोरे को अपने छाती के पास लाकर उसे हाथ से छोड़ दिया। कटोरा जमीन पर गिरा। इसे देखकर साधु नाराज हो गए। जब नीचे जमीन पर देखा तो दोनों पैर पर दही गिरा हुआ था। संत ने राजकुमार की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे पैर में जितनी उंगलियां हैं उतने ही समय तक तुम्हारे वंश का इस साम्राज्य पर शासन रहेगा। जब राजकुमार ने अपने पैरों की तरफ देखा तो दोनों पैर की 10 उंगलियां दही से सना हुआ था। वो संत कोई और नहीं बल्कि गोरखा साम्राज्य के संरक्षक बाबा गोरखनाथ थे। और जिन्हें ये श्राप दिया गया था वो राजकुमार आधुनिक नेपाल के संस्थापक सम्राट पृथ्वी नारायण शाह थे, जिनका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था। 1 जून 2001 का दिन वही मिथकीय मुलाकात का चरम बिंदु आ गया। दिन शुक्रवार की वो शाम जब काठमांडू स्थित नारायण दत्ती पैलेस में सब कुछ खत्म हो गया। 1 जून 2001 की चर्चा करने से पहले नेपाल के शाही साम्राज्य को जानना बेहद ही जरूरी है। 31 जनवरी 1972 को 10वीं पीढ़ी के नरेश बने वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, जो पृथ्वी नारायण शाह से शुरू हुए थे, पृथ्वी नारायण शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार नुवाकोट, कीर्तिपुर, मकवानपुर, चौकोट और काठमांडू घाटी को जीतकर आधुनिक नेपाल की स्थापना की थी और हिंदू राज्य की नींव डाली थी। इसी के साथ शाह वंश का शासन शुरू हुआ और पृथ्वी नारायण शाह इस वंश के पहले नरेश बने थे। 1990 का वो दौर जब नेपाल में अशांति का माहौल कायम होने लगा, माओवादियों का आंदोलन तेज होने लगा। लोग वहाँ के नरेश को विष्णु के अवतार मानते थे, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और लोगों में तेजी से फैल रहे असंतोष से नेपाल के एक बहुत बड़ी आबादी शाही परिवार के विरुद्ध होने लगे और नई व्यवस्था की मांग करने लगे। राजा विक्रम के सामने माओवादियों से निपटना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी थी जो उनके घर में ही मिल रही थी। ये चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका पुत्र प्रिंस दीपेंद्र था, जो देवयानी राणा नाम की युवती से शादी करना चाहते थे। लेकिन ये रिश्ता उनके माता और दादी को कतई पसंद न था। प्रिंस दीपेंद्र दिन ब दिन नशे में डूब रहे थे। उन्हें संभालना राजपरिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही थी। 1 जून 2001 शाम को महल में पार्टी का आयोजन किया गया था। शाही महल के लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे। शाम 6:45 पर नशे में धुत प्रिंस दीपेंद्र मजमे वाले स्थान पर पहुंचे। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, खुद से खड़े नहीं हो पा रहे थे। महारानी ऐश्वर्या कुछ ही देर में अपने तीनों नंदों के साथ पार्टी में पहुंच गईं। महाराजा वीरेंद्र एक पत्रिका को इंटरव्यू दे रहे थे, इसलिए अब तक वो नहीं पहुंचे थे। कुछ ही देर में चचेरे भाई पारस अपनी पत्नी और मां के साथ पार्टी में पहुंचे। सब कुछ ठीक चल रहा था,
लेकिन प्रिंस दीपेंद्र के नशे में धुत देखकर छोटे भाई प्रिंस निराजन और भाई राजकुमार पारस ने कुछ लोगों की मदद से उन्हें उनके कमरे में ले गए। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी, लेकिन लोग हैरान तब होने लगे जब प्रिंस दीपेंद्र को आर्मी की पोशाक में एक हाथ में मशीन गन और दूसरे हाथ में राइफल लेकर फिर पार्टी स्थल पर आते देखा। पार्टी में प्रिंस दीपेंद्र के पिता राजा वीरेंद्र भी पहुंच चुके थे। दीपेंद्र ने अपने पिता की तरफ देखा और दाहिने हाथ से सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार हो गई, अफरा तफरी मच गई। महाराजा वीरेंद्र दीपेंद्र की तरफ बढ़ा, तब तक फिर दीपेंद्र ने महाराजा के ऊपर फायरिंग कर दी। 3 गोलियां महाराजा को लगी और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। प्रिंस दीपेंद्र के आंखों में खून सवार था। वो गार्डन की तरफ बढ़ा, तब तक महाराजा की हत्या की खबर पूरी पार्टी में फैल गई। वहीं महाराजा के तीसरे भाई धीरेंद्र के दामाद डॉक्टर राजीव शाही ने उन्हें अपना कोट उनके गर्दन पर लगा दिया। दीपेंद्र फिर 2 मिनट के लिए अंदर गया। वो फिर लौटा, इस बार ज्यादा ही खूंखार हो गया था। चाचा धीरेंद्र ने जब उन्हें रोका तो वो तुरंत ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें उड़ा दिया। फिर गार्डन की ओर बढ़ा। महारानी ऐश्वर्या उनके पीछे दौड़ी। प्रिंस निराजन भी मां के साथ दौड़े। प्रिंस दीपेंद्र ने मां पर फायरिंग की, तब तक बीच में छोटे भाई प्रिंस निराजन आ गए और वो वहीं ढेर हो गए। मां को भी गोली लगी और वहीं गिर गई। फिर आखिरी गोली की आवाज़ आई जो प्रिंस दीपेंद्र ने खुद को मारी थी। यानी 4 मिनट तक नारायण हिती पैलेस में काल का तांडव चला। 9:15 बजे अस्पताल में बॉडी पहुंचने लगी। महाराजा वीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या, प्रिंस निराजन, राजकुमारी श्रुति को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं राजमहल के अन्य 5 सदस्य की भी मौत हो गई। बेहोशी की हालत में प्रिंस दीपेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो फिर कभी होश में नहीं आया। 2 जून को बेहोशी की हालत में प्रिंस दीपेंद्र को नेपाल नरेश घोषित किया गया, लेकिन 4 जून को प्रिंस दीपेंद्र की भी मौत हो गई। फिर 4 जून को राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को नया राजा बनाया गया। ज्ञानेंद्र वीर 11वीं पीढ़ी के राजा बने, लेकिन 2001 के बाद नेपाल में माओवादियों का आंदोलन और तेज होते गया, जो 2008 तक राजा को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और 28 मई 2008 को नेपाल में संविधान संशोधन के तहत राजशाही प्रथा का अंत हो गया। 11 जून 2008 को राजा ज्ञानेंद्र ने नारायण हिती महल को खाली कर दिया, यानी 11वीं पीढ़ी के महाराज को नेपाल से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया।